आपने अक्सर देखा होगा कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण ही लैंडमार्क डिसीजन देता है जो भारतीय संविधान की नई व्याख्या हम लोगों के सामने आ जाती है। यह नई व्याख्या राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के रिलेशंस को पूरी तरीके से पुनर्व्याख्यायित करती है, नई डेफिनेशन देती है। ऐसा ही एक केस हुआ केशव सिंह केस। केशव सिंह केस ने भी भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और आर्टिकल 105 में दिए गए संसदीय विशेषाधिकारों के मध्य जो रिलेशन है उसको रीडिफाइन किया। तो पहले हम ये समझेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है, फिर हम समझेंगे केशव सिंह केस आखिर है क्या, उसकी कहानी क्या है। इसके बाद हम समझेंगे उससे कौन कौन से ऐसे संवैधानिक प्रावधान और उनके मध्य टकराव की स्थिति और उनसे व्याख्याएं उत्पन्न होती हैं। लैटिन में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, इग्नो लियानिया आई यूरिस नोसेट। इसका मतलब है कानून को न जानना बेहद ही हानिकारक होता है। और लैटिन की कहावत का यह भी मतलब है कि प्रत्येक समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक को अपने देश के उन कानूनी व्याख्याओं और कानून को जानना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हैं तो आखिर क्या है इस केशव सिंह केस में। केशव सिंह केस की कहानी को अगर हम नज़र डालें, सन 1964 में गोरखपुर में केशव सिंह और उसके दो दोस्तों ने गोरखपुर के विधायक के खिलाफ एक पंपलेट छापा। उस पंपलेट को पूरे शहर भर में चिपका दिया। आखिर उस पंपलेट में था क्या? उस पंपलेट में उस विधायक के खिलाफ कुछ लिखा गया था। वह था कि विधायक ने कुछ मामलों में पैसों का गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है। कहने का अर्थ है कि विधायक भ्रष्टाचारी है। इससे विधायक जी आहत हो गए। विधायक जी आहत होने के बाद सीधे पहुंच गए अपने विधानसभा अध्यक्ष के पास और विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि जनमानस में मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और मैं जनप्रतिनिधि हूं और भारतीय संविधान में हम लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद सांसदों को 105 में और विधानमंडल तथा विधानमंडल के सदस्यों यानी कि विधायकों को अनुच्छेद 194 में वह अधिकार प्राप्त हैं। इसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने केशव सिंह और उनके दोनों साथियों को आदेश दिया कि वह विधानसभा के सामने आकर माफी मांगे। केशव सिंह के दोनों दोस्त तो पहुंच गए और उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन केशव सिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास गोरखपुर से लखनऊ विधानसभा तक पहुंचने के लिए बस का किराया नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है पहुंचने के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका ईगो हर्ट हो गया कि विधानसभा जो जनप्रतिनिधियों की एक संस्था है उसके आदेश की अवहेलना कैसे होती है। और विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और केशव सिंह को 7 दिन की जेल की सजा दे दी। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या विधानसभा किसी व्यक्ति को सजा दे सकती है, और सजा जब देगी तो वह जेल में जाएगा तो उसके आर्टिकल 29 यानी कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। यह मुद्दा भी बनता है। केशव सिंह खैर 6 दिन जेल में रहे। 7वें दिन उनके वकील ने विशेष याचिका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर की और 2 न्यायाधीशों की बेंच ने यह निर्णय दिया कि विधानसभा किसी व्यक्ति को बिना उसकी जो बात कहना चाहता है उसको इस तरीके से सजा नहीं सुना सकता। जब विधानसभा को यह बात पता चली तो विधानसभा का फिर ईगो हर्ट हुआ और विधानसभा ने फिर प्रस्ताव पारित करके कि उसके वकील केशव सिंह के और 2 जो जज हैं हाई कोर्ट के जिन्होंने ये आदेश दिया कि केशव सिंह को तुरंत रिहा किया जाए, उनको भी बुला लिया अपने पास। उनको भी ये आदेश पारित किया कि इनको भी सजा दी जाएगी। यह आदेश पारित करते ही न्यायपालिका के क्षेत्र में एक तहलका मच गया और पहली बार और आज भी उच्च न्यायालय की सभी 28 लोगों की एक जो बेंच है वो बैठी। और आज तक का एक इतिहास है कि ना ही सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, ना ही हाई कोर्ट में इतनी बड़ी बेंच किसी भी मामले की सुनवाई के लिए नहीं बैठी। उस 28 न्यायाधीशों की जब बेंच बैठी और जब
विधानसभा को ये मालूम हुआ तो उन्होंने ये समझा कि इससे एक टकराव पैदा होगा, इसलिए विधानसभा ने अपना आदेश वापस ले लिया। लेकिन इससे पूरे देश के पढ़े लिखे एक वर्ग में और न्यायपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों और संबंधों के पृथक्करण में के लिए एक लूप होल मिल गया। इसलिए नेहरू सरकार ने आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति से सलाह मांगी कि क्या आखिर एक विधायिका के इतने अधिकार हैं कि वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकार 121 का आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर सकता है। तो यह प्रश्न आखिर क्या है? हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार यह बात है कि न्यायपालिका और अपने आप में विधायिका एक दूसरे से पृथक्करत है। इसका सीधा सा अर्थ है कि न्यायपालिका के कर्तव्यों और कार्यों में विधायिका हस्तक्षेप नहीं करेगी और विधायिका के कार्यों और कर्तव्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन इन अंगों में के कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए इनको विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। इसलिए इस विधायिका को आर्टिकल 194 के तहत यह विशेषाधिकार दिया गया है। इस तरह संसद को और सांसदों को आर्टिकल 105 के तहत ये विशेषाधिकार दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यह विशेषाधिकार के पीछे दृष्टिकोण यह है कि यदि कोई सांसद कार्यवाही में शामिल होना चाहता है संसद की, और कोई जो ट्रेन में कोई व्यक्ति है जो उनको जाने से रोक देता है या उनको टिकट नहीं देता है, तो ये विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि उसको एक कार्यवाही में पहुंचना है जो जनप्रतिनिधि के रूप में उसको पहुंचना है। क्योंकि जो भी एक जनप्रतिनिधि होता है वह सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं होता है, अपने क्षेत्र के जो लोग हैं जिन्होंने उसको चुनकर भेजा है उन लाखों लोगों की भी सामूहिक आवाज़ होता है। इसलिए उनका सदन में पहुंचना जरूरी है। इन सब स्थितियों को देखते हुए ही संसदीय व्यवस्था में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार दिया गया था 194 में कि वह अब विधायिका में रहते हुए अपना वक्तव्य मुक्त होकर दे सकें और कार्यवाही में शामिल हो सकें। लेकिन यह प्रश्न है कि क्या इस विशेषाधिकार के नाम पर क्या किसी भी व्यक्ति को जो किसी विधायक या सांसदों की आलोचना करता है, इस आलोचना के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है? यह प्रश्न उठा। तो जब नेहरू सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, विशेषाधिकार इज ग्रेटर देन मूल अधिकार। लेकिन कौन सा? आर्टिकल 19, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत संसद, सांसदों, विधानमंडल या विधायकों के खिलाफ कोई ऐसा वक्तव्य देता है जो विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो विशेषाधिकार प्राथमिक होगा। लेकिन विशेषाधिकार का मतलब यह कतई नहीं है कि व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो सके, ये नहीं किया जा सकता। अर्थात सांसद या विधानमंडल किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को उल्लंघन नहीं कर सकता। अब और मजेदार जो बात है वो यह है, इन दोनों आर्टिकल यानी कि संसद के लिए आर्टिकल 105 व विधानमंडल के लिए आर्टिकल 194 इसमें यह लिखा हुआ है इन विशेषाधिकारों को तय करने का अधिकार संसद को है। यानी कि संसद विधि बनाकर ये बताएगी कि आखिर क्या विशेषाधिकार है, क्या विशेषाधिकार नहीं है। लेकिन संसद ने आज तक कोई भी विधि का निर्माण करके विशेषाधिकारों को लिखित रूप नहीं दिया है। इसलिए कोई भी ऐसा विवाद उठता है, जैसे हाल ही में बीच में एक केस आया था जिसमें से एक अखबार ने संसद की कार्यवाही जो हुई थी, जिसको काट दिया गया था, उसको उसने छाप दिया, तो संसद ने उस पर भी कार्यवाही की थी। प्रश्न उठता है कि कहाँ तक आखिर संसद के विशेषाधिकारों का विस्तार है। संसद ने आज तक उसको व्याख्यायित नहीं किया, लिखित रूप नहीं दिया है। और क्या किया है संसद ने सिर्फ संसदीय समिति बना दी है। संसदीय समिति जिसको हम विशेषाधिकार समिति, प्रिविलेज कमेटी भी कहते हैं।
तो जब भी कोई विशेषाधिकार से संबंधित मुद्दा ऐसा उठता है तो वो संसदीय समिति के पास पहुंचता है। वो संसदीय समिति तय करती है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इसको क्यों नहीं लिखित बनाया जा सकता। आलोचक ये मानते हैं कि यदि जिस तरीके से आचार संहिता बना ली गई, क्यों ना पक्ष और विपक्ष और पूरी संसद के सभी सदस्य मिलकर आखिर ये निर्धारित कर पाएं कि आखिर संसद के विशेषाधिकार हैं क्या, जिसे लिखित रूप में लोगों को पता चल पाए। कोई भी व्यक्ति जो संसद की आलोचना कर दे, मान लीजिए कल कोई अगला व्यक्ति ये कह दे कि संसद में जो ये लोग रहते हैं ये भेड़ों की तरह लड़ते हैं, और संसद इसको विशेषाधिकार का उल्लंघन मार के अगले व्यक्ति को सजा दे दी, क्योंकि लिखित तो है नहीं और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी है, इसलिए इनका लिखित होना बेहद जरूरी है। वरना यह संसद और विधानमंडल को विवेकाधिकार दे देते हैं। लेकिन वर्तमान में न्यायपालिका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, वो इतनी सक्रिय और मजबूत हैं कि विधानमंडल या संसद इतने व्यक्ति के मूल अधिकारों को उल्लंघन करने से पहले 100 बार सोचते हैं।